नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जो कक्षा 6 की बुक है हमारे अतीत इतिहास की, उसके सारे पाठ है, जितने भी 11 पाठ है ये देख लीजिए। ये 11 लेसन है, इन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये वीडियो मैराथन होने वाला है और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको लाइक करना है, क्योंकि आगे वाला वीडियो बनाने के लिए आपके व्यूज़, आपने कितने लाइक किए हैं, यही मोटिवेशन देगा मुझे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपको 7वीं क्लास NCERT का ऐसा ही मैराथन वीडियो मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला पार्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो बताइए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम जहाँ चावल उपजाया गया वह स्थान कौन सा या कहाँ स्थित है? सर्वप्रथम जहाँ चावल उपजाया गया वह स्थान कहाँ स्थित है? विंध्य के दक्षिण में, विंध्य के उत्तर में, किरथर की पहाड़ियों में, सुलेमान की पहाड़ियों में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विंध्य के उत्तर में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि गंगा की सहायक नदियों के किनारे व समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का आरंभ कब हुआ? 4600 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500 वर्ष पहले। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम कितने वर्ष पूर्व हुई? ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम कितने वर्ष पूर्व हुई? 4700 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2200 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3500 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि प्राचीन समय में हमें भारत के किस क्षेत्र से आखेट और संग्रहण के प्रारंभ की जानकारी मिलती है? यानी प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र से आखेट और संग्रहण के प्रारंभ या आरंभ की जानकारी मिलती है? सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, नर्मदा घाटी या कृष्णा घाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। देखिए, आरंभ और प्रारंभ, इन दोनों में अंतर आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखना चाहिए था आरंभ। देखिए, आरंभ और प्रारंभ, आरंभ है वो तो किसी कार्य की शून्य से शुरुआत करना, और प्रारंभ में क्या होता है, किसी कार्य को शुरू किया, रोक दिया, फिर दोबारा उसको शुरू करते हैं, उसको प्रारंभ बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप भी बताना आपके हिसाब से इनका क्या फ़र्क है। अगला देखिए, प्राचीन काल में पांडुलिपियों को लिखने के लिए हिमालय क्षेत्र में उगाए या उगने वाले किस वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता था? प्राचीन काल में पांडुलिपियों को लिखने के लिए हिमालय क्षेत्र में उगने वाले किस वृक्ष की छाल का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता था, यानी पांडुलिपियों के लिए? तो अशोक, शीशम, बुर्ज या वटवृक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज का। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता का आरंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का आरंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व, 4200 वर्ष पूर्व, 3300 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का आरंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 4700 वर्ष पूर्व।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस जानवर को मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया? गाय, घोड़ा, कुत्ता या बकरी? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि रोसेटा नामक कस्बा कहाँ पर प्राप्त हुआ है, जहाँ एक अभिलेख पर 3 भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया? मेसोपोटामिया से, हड़प्पा सभ्यता से, मिस्र से या चीन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि मिस्र के राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कारतूस, अभिलेख, स्रोत या आयरस? तो कारतूस कहा जाता है। मिस्र के राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो कारतूस कहा जाता है। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 11 नंबर। अब लेसन अपना 2 आ गया है। आखेटक खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। तो मेनूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेनू से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? मेनूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेनू से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पुस्तक, अध्याय, हाथ या प्राचीन कथाएं? तो मेनूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। अगला देखिए प्रश्न ये है कि हड़प्पा कालीन मनके किस से बनाए जाते थे? हड़प्पा कालीन मनके किस से बनाए जाते थे? बालू मिट्टी से, चूना पत्थर से, कार्नेलियन पत्थर से या बलुआ पत्थर से? तो हड़प्पा कालीन जो मनके हैं वो किस से बनाए जाते थे? तो कार्नेलियन पत्थर से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थल की खुदाई से एक मूर्ति मिली है जिसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दर्शाया गया है? किस स्थल की खुदाई से एक मूर्ति मिली है जिसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दर्शाया गया है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से या लोथल से? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है, हड़प्पा सभ्यता में बाट किस से बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में बाट किस से बनाए जाते थे? कार्नेलियन पत्थर से, चरट पत्थर थे, संगमरमर पत्थर से या ग्रेनाइट पत्थर से? तो बाट है वो चरट पत्थर से बनाए जाते थे। किससे? चरट पत्थर से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? सफ़ेद, नीला, लाल या पीला? तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किस रंग का? लाल रंग का। और इनके ऊपर जो चित्र बने होते थे वो काले रंग से बनाए जाते थे। ये ध्यान रखना, मिट्टी के जो बर्तन है वो सामान्यतः लाल रंग के बनते थे और इनके ऊपर जो चित्र बनाए जाते थे ना, वो काले रंग के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक विशाल मैदान या स्टेडियम के अवशेष मिले हैं जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे? कालीबंगा, धोलावीरा, बन्नावली या सुरकोटड़ा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। धोलावीरा है, वहाँ से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जो कालीबंगा है, बन्नावली है, सुरकोटड़ा है,
यहाँ से क्या क्या मिला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला देखिए, भीमबेटका की गुफाएं जहाँ से प्राचीन कदराएं व गुफाएं मिली है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो भीमबेटका की गुफाएं जहाँ से प्राचीन कदराएं व गुफाएं मिली है, तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित हैं, नर्मदा घाटी के पास भीमबेटका की गुफाएं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन समय के राख के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? प्राचीन समय के राख के अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? नर्मदा घाटी से, मेहरगढ़ से, कुरनूल की गुफा से या भीमबेटका से? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो प्राचीन समय के राख के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो कुरनूल की गुफा से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांट सकते हैं। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, मेसोलिथ काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेसोलिथ काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेसोलिथ काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, किस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था? किस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था? आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि निम्न में से असुमेलित युगम है? पूरा पाषाण काल की शुरुआत 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, मध्य पाषाण काल की शुरुआत 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक, नव पाषाण काल की शुरुआत 10,000 साल पहले तक, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जहाँ से स्त्री पुरुषों ने सर्वप्रथम गेहूं व जौ उगाना आरंभ किया और भेड़ बकरी पालना सीखा। वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सर्वप्रथम गेहूं व जौ उगाना आरंभ किया और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़, बुरजहोम, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। आपको बताना है मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्थान से एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है? कोल्डी हवा, नर्मदा घाटी, मेहरगढ़, बुरजहोम? तो मेहरगढ़। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है 25 नंबर और लेसन अपना 3 आ गया, आरंभिक नगर। तीसरा पाठ आ गया, आरंभिक नगर। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार के संबंध में असत्य कथन देखना है आपको। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर पर चौरकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में उतरने के लिए 3 तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। इस स्नानागार के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। तो ये गलत हो जाएगा। 2 तरफ सीढ़ियाँ थी, 2 तरफ सीढ़ियाँ थी, 3 तरफ नहीं थी। अब 2 तरफ कौन कौन सी दिशाओं में थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम?
ठीक है, या पूर्व दक्षिण या अपने पश्चिम उत्तर, यानी कौन सी 2 दिशाओं में सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि अग्निकुंड के अवशेष किस स्थान से मिले हैं। अग्निकुंड के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? कालीबंगा लोथल, धोलावीरा, प्रभास पतन, पीलीबंगा, बुर्जहोम, रोपड़, चन्हुदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्निकुंड के साक्ष्य है वो कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि फेयस के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। तो देखिए, फेयस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसे बनाने के लिए बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तु बनाई जाती थी। इन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस पतली चिकनी परत का रंग प्राय सुनहरा होता था। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका जो रंग है, इनका जो रंग है वो दोस्तों नीला या हल्का समुद्री होता था। ये ध्यान रखना, इनका रंग है वो प्राय कैसा होता था? नीला या हल्का समुद्री रंग होता था। तो ये सही है। फेस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसे बनाने के लिए बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। इन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। द वाला असत्य हो जाएगा। इनका जो रंग है वो नीला या हल्का समुद्री होता था। और ये जो फेस है, इसको तैयार करने के बाद इससे ये फेंस है, इससे मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ये 29 नंबर पेज है, उस पर दे रखा है, आप एक उसके अंदर पढ़ सकते हैं बॉक्स के अंदर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, हड़प्पा निवासी तांबे का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पा निवासी तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान, पश्चिमी देश ओमान, उपरोक्त दोनों या अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों से। राजस्थान और पश्चिमी एशिया के ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा निवासी तांबे का आयात कहाँ से करते थे? ये अपन ने देख लिया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, उपरोक्त दोनों या दक्षिणी भारत। तो ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि हड़प्पावासी बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, उपरोक्त दोनों। तो बताइए, ये उपरोक्त सभी है दोस्तों। हड़प्पावासी बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हड़प्पावासी सोने का आयात किस देश से करते थे या कहाँ से करते थे? तो हड़प्पावासी सोने का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, मिस्र, आधुनिक कर्नाटक या अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक कर्नाटक से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, हड़प्पा काल में जमीन की जुताई हेतु हल किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा काल में जमीन की जुताई हेतु हल किससे बनाए जाते थे? लोहे से, कांसे से, लकड़ी से, पत्थर से। तो हड़प्पा काल में जमीन की जुताई हेतु हल किससे बनाए जाते थे? 32 का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि कच्छ के इलाके में खद्दिर बेंत के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ था? धोलावीरा, लोथल, रंगपुर या प्रभास पतन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ दी हुई है, पेज नंबर जो आपका 30 है उसके ऊपर 31, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, कालीबंगा, पीलीबंगा, धोलावीरा या बनावली। तो 3 भागों में विभाजित था, वो था धोलावीरा। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर चित्रों के माध्यम से कंटेंट है उसको समझाया गया है, बस शिद्दत से पढ़ने वाला चाहिए इनको। अगला प्रश्न देखिए, धोलावीरा से प्राप्त एक अभिलेख पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को अंकित किया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः किस में जड़ा गया था। धोलावीरा से प्राप्त एक अभिलेख पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को अंकित किया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः किस में जड़ा गया था, पत्थर में, लकड़ी में, तांबे में या फेंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से वह कौन सा स्थान जो पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। निम्न में से कौन सा स्थान जो पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा या लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, इतिहास, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए किस एक स्थान पर सर्वाधिक धन दौलत खर्च किया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए किस एक स्थान पर सर्वाधिक धन दौलत खर्च किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन। तो मिस्र के अंदर, मिस्र सबसे ज़्यादा दोस्तों शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए वहाँ पर इसमें सर्वाधिक धन है वो खर्च किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष व चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के अवशेष मिलते हैं। किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष व चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या चन्हुदड़ो। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सूत कताई के प्रयोग में होने वाली तकलियाँ किससे बनाई जाती थी। दोस्तों सूत काटने के लिए जो चरखा होता है उसमें जो तकड़ी लगती थी, कई लोगों ने देखा है, कई लोगों ने नहीं देखा है, तो वो किससे बनाई जाती थी, पक्की मिट्टी, फेंस या उपरोक्त दोनों या चांदी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सूत कताई के प्रयोग में होने वाली तकलियाँ किससे बनाई जाती थी। तो पक्की मिट्टी और फेंस इन दोनों से बनाई जाती थी। सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। इन नगरों को 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचाई पर बसा हुआ था। निचले भाग को पुरातत्वविदों ने निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। तो 4 दीवारियां हैं वो कच्ची ईंटों से नहीं पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये असत्य है, बाकी सारे क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखें उससे पहले आपको बता दूं, अब आ गया है अपना चौथा पाठ, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो पुनः निवेदन करता हूं, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो से ही मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट कक्षा 7 की हिस्ट्री के ऐसे ही प्रश्न बनाने के लिए। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई? 4700 वर्ष, 3500 वर्ष, 3200 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3500 वर्ष पूर्व। सबसे पहले प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई? 3500 वर्ष पूर्व हुई। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा गया है? ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा गया है? पुराण, आरण्य, सूक्त या ऋचा। तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्त। अब देखिए सूक्त का क्या अर्थ है? अच्छी तरह से लिखा हुआ, अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से सुना हुआ या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों सूक्त का अर्थ क्या है? पेज नंबर 35 पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। अगला प्रश्न। प्रश्न ये है ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? अग्नि, इंद्र, सोम या उपरोक्त सभी। तो ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो ये सारे थे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि विभिन्न भाषा परिवार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विभिन्न भाषा परिवार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार संस्कृत भाषा, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा पूर्वोत्तर प्रदेशों में। फिर देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा झारखंड और मध्य भारत में। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा में। तो विभिन्न भाषा परिवार के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? जल्दी से आप बताइए। ये पेज नंबर 36 पर दे रखा है दोस्तों, संस्कृत और अन्य भाषाएं यहाँ पर। तो देखिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा जो द्रविड़ भाषा परिवार है, ये वाला कथन है वो असत्य है। द्रविड़ भाषा परिवार है उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये आती हैं, ठीक है, ना कि राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी ये आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पर देखिए कि भुर्ज वृक्ष की छाल पर अंकित ऋग्वेद की प्राचीन पांडुलिपि वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर है दोस्तों ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर अंकित ऋग्वेद की प्राचीन पांडुलिपियाँ। ये पंडित श्याम शास्त्री, आई होप आपके थोड़ा ध्यान में आ रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि ऋग्वेद के संबंध में असत्य कथन। ऋग्वेद के संबंध में असत्य कथन है ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद का स्वर्ण किया जाता था, ऋग्वेद को पढ़ा जाता था, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच संवाद का एक सूत्र भी दर्शाया गया है। तो देखिए ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं गया, ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद का स्वरण किया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच संवाद एक सूत्र में दर्शाया गया है। अब देखिए ये ऋग्वेद को पढ़ा जाता था, इसका आपको मैं प्रूफ देता हूँ
कि ये असत्य कैसे है। देखिए जो पेज नंबर 36 है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में मिलते हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त के अंश हैं। तो यानी ये जो ऋग्वेद है ये श्रुति के ऊपर आधारित था, ठीक है, सुना जाता था और एक दूसरा व्यक्ति आगे से आगे इसको पहुंचाने का कार्य करता था, ठीक है। फिर आगे इधर लिखा हुआ है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, लेकिन 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, यानी पांडुलिपि का। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अगला देखिए, आर्यों जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की वे अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास, दस्यु, उपरोक्त दोनों या शूद्र? तो दास या दस्यु कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई? 4500 वर्ष पहले, 4200 वर्ष पहले, 8000 साल पहले या 3000 साल पहले? तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई? तो 3000 साल पहले। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? दक्कन व कश्मीर, दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत? तो देखिए महापाषाणकालीन कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? उत्तर पश्चिमी भारत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है महापाषाण कब्रों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? महापाषाण कब्रों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पत्थरों से निर्मित महापाषाण को ताबूत या स्वाधान जिसे शिष्ट कहा जाता था, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। इसमें लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा सोने के गहने मिले। सभी कथन सत्य है। तो महापाषाणकालीन कब्रों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कोई सा भी असत्य नहीं, सारे ही सत्य है। पत्थरों से निर्मित महापाषाण को ताबूत या स्वाधान जिसे शिष्ट कहा जाता है था, और सामान्यतः ये मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। इसमें लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा सोने के गहने मिले हैं। ये सारे कथन क्या है? सत्य हैं। अगला देखिए, किस स्थान से प्राप्त एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं? किस स्थान से प्राप्त एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं? ब्रुजहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी या इमाम गांव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। किस स्थान से प्राप्त एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख भंडार पाए गए हैं? तो ब्रह्मगिरी। अगला देखिए, इमाम गांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इमाम गांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक स्थान है। इस स्थान पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह वयस्क लोगों को प्राय सीधे गड्ढे में लेटाकर दफनाया जाता था, जिनका सिर पूर्व की ओर होता था। कई बार मृतकों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो इमाम गांव के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है?
तो सिर है वो पूर्व की तरफ नहीं उत्तर की तरफ किया जाता था, यहाँ पर इमाम गांव में। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। इस स्थान पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढों में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था और इनका सर है वो उत्तर दिशा की ओर होता था, ना कि पूर्व की ओर। कई बार मृतकों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो ये पेज नंबर 41 के ऊपर है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, बहुत कुछ बता रही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है, किस स्थान पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले एक मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था? किस स्थान पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले एक मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था? बुर्ज होम, गिरनार, इमाम गांव या ब्रह्मगिरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाम गांव। अगला देखिए, चरक संहिता के अनुसार मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 260, 270, 360 या 370? तो चरक संहिता के अनुसार मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 360। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए? 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व या 7000 वर्ष पूर्व? तो 2000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक कालीन राजाओं व समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इस काल में राजा न तो बड़ी राजधानियों व महलों में रहते थे, न इनके पास सेनाएं होती थी, न ही ये कर वसूलते थे। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पहला पुरोहित, जिन्हें ब्राह्मण, और दूसरा वर्ग राजा था। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अपने ही आप शासक बन जाता था। तो ये सारे के सारे कथन हैं वो क्या है? सत्य हैं। सारे कथन क्या है? सत्य है। अगला 5वां पाठ ये है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप शिद्दत से NCERT की बुक है वो पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यानी 59, कौशाम्बी किले की दीवार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कौशाम्बी किले की दीवार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या महाराष्ट्र? तो जल्दी से बताइए। कौशाम्बी किले की दीवार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौशाम्बी किले की दीवार के अवशेष है वो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि महाजनपदकालीन शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अब राजा सेनाएं रखने लगे थे तथा सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। सैनिकों को कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इस काल में कारीगरों पर भी कर लगाए गए, जो प्राय सोने की मुद्रा के रूप में चुकाया जाता था। इस काल में फसलों पर लगाए गए कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, जो प्राय उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। तो देखिए, इसमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? कारीगर है वो श्रम के रूप में कर चुकाते थे।
ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इस काल में कारीगरों पर कर लगाए गए थे जो प्राय सोने की मुद्रा के रूप में चुकाया जाता था। सोने की मुद्रा के रूप में नहीं चुकाया जाता था, उनसे क्या करवाया जाता था, काम करवाया जाता था, श्रम के रूप में है वो कर है वो अपना चुकाते थे। तो ये स वाला है वो असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस काल में लोहे के हलों का प्रयोग किया गया था? हड़प्पा काल, महाजनपद काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो जल्दी से इसका राइट आंसर है वो बताइए। निम्न में से सर्वप्रथम किस काल में लोहे के हलों का प्रयोग किया गया था? तो महाजनपद काल। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी मत्स्य, गंधार, राजगृह या कौशाम्बी? तो मगध की राजधानी थी राजगृह। ठीक है, ये राजगृह है, इसे ही पाटलिपुत्र कहा जाता है, ये पटना, आधुनिक पटना। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि वज्जी महाजनपद के संबंध में असत्य कथन, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना। वज्जी महाजनपद के संबंध में असत्य कथन है, इसकी राजधानी वैशाली थी, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। फिर देखिए, स्त्रियां दास तथा कमकार इन सभाओं में भाग लेती थी। तो देखिए, वज्जी महाजनपद के संबंध में असत्य कथन बताना है। ये भाग नहीं लेती थी, स्त्रियां हैं वो भाग नहीं लेती थी। ये जितने भी स्त्रियां दास तथा कमकार इन सभाओं में भाग नहीं लेती थी। तो ये लाइन है, ये आप कहाँ देख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ये पेज नंबर 53 के ऊपर देख सकते हैं आप वज्जी। तो इसमें लिखा हुआ है, स्त्रियां दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अगला देखिए, प्रश्न ये है कि दीर्घ निकाय जिसकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई, यह किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? दीर्घ निकाय जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या फारसी धर्म? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दीर्घ निकाय, बौद्ध धर्म। फिर है, संघ का क्या अर्थ होता है? संगठन, सभा, उपरोक्त दोनों या गण? तो संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि किस शासक ने अपने मंत्री वशकार को वज्जी संघ पर आक्रमण करने के संबंध में सलाह लेने हेतु महात्मा बुद्ध के पास भेजा? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, यहाँ महापद्मनंद? तो अजातशत्रु ने भेजा था, अपने जो मंत्री है वो वशकार नाम का एक मंत्री था, इसे भेजा था। ये वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, एक बॉक्स में दे रखा है। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। फिर बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी संघ तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये महात्मा बुद्ध के कथन थे। अगला देखिए, एथेंस में गणतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम कितनी बार सभाएं बुलाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। ये एथेंस वाला दोस्तों पेज नंबर 54 पर दे रखा है, अन्यत्र उसमें अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो, वहाँ पर दे रखा है ये। अगला देखिए,
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक है वो कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, सिद्धार्थ या शुद्धोधन? सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध या गौतम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध है वो किस गण से संबंधित थे? शाक्य, लिच्छवी, ज्ञात्रक या मौर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल, अशोक, पीपल या शीशम? तो महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, सारनाथ, पावापुरी या कुशीनारा? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों के संबंध में असत्य युगम कौन सा है? 59 नंबर पेज के ऊपर ये एक बॉक्स बना रखा है, उसमें दे रखा है। तो देखिए, वैशेषिक दर्शन है ये कणाद का है, न्याय दर्शन गौतम का, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पाणिनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। योग दर्शन है वो पतंजलि का है। किसका है? पतंजलि का। ये पेज नंबर 59 के ऊपर ऐसे के ऐसे दे रखा है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये लेसन है आपका छठा चल रहा है। अब किसके? नए प्रश्न है, नए विचार। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषद किन ग्रंथों का हिस्सा थे? पूर्व वैदिक ग्रंथों का, उत्तर वैदिक ग्रंथों का, फिर देखिए उपरोक्त दोनों का या गुप्तकालीन ग्रंथों का? तो उपनिषद किन ग्रंथों का हिस्सा थे? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। अगला देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगलों में अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु के समीप बैठना या उपदेश देना? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु के समीप बैठना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ या महावीर स्वामी? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, यह कथन किसका है? सभी जीव जीना चाहते हैं, जीवन सभी के लिए प्रिय है, यह कथन किसका है? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या स्वामी विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानने वाला, मुक्ति, ज्ञान या विजेता? तो जैन शब्द है वो जिन से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर लिखी गई? जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर लिखी गई? वैशाली में, पावापुरी में, वल्लभी में या कुंडलवन कश्मीर में? तो वल्लभी गुजरात में। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस में मिलते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस में मिलते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या उपरोक्त सभी? तो देखिए, विनय न आ रहा है, न से नियम हो जाएगा। ठीक है, नियम, तो नियम मिलते हैं विनय पिटक में। ठीक है, और सुत्त, से शिक्षा होता है। क्या होता है? शिक्षा। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलती हैं सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में अन्य सिद्धांत वगैरह है वो मिलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि कार्ले की गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो कार्ले की गुफा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, आरंभिक विहार किस से बनाए जाते थे? आरंभिक विहार किस से बनाए जाते थे? पत्थरों से, ईंटों से, लकड़ी से या मिट्टी से? तो आरंभिक विहार है वो किस से बनाए जाते थे? लकड़ी से।
ये दोस्तों विहार और चैत्य, यदि आपके समझ में नहीं आए तो आपको बता देता हूँ। विहार निवास स्थान को बोलते थे बौद्ध भिक्षुओं के, और चैत्य है पूजा स्थल को, क्योंकि बौद्ध भिक्षु है वो जगह जगह घूमते रहते थे। तो आज उनका अड्डा यहाँ है, कल उनका अड्डा कोई दूसरी जगह होगा, तो जहाँ जहाँ जाते ये विहार बना लेते थे। विहार बनते थे लकड़ियों के पहले, ठीक है। और चैत्य है वो इनका पूजा स्थल होता था, ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन भारत में कितने आश्रमों की व्यवस्था की गई? 2, 3, 4 या 5? तो प्राचीन भारत में कितने आश्रमों की व्यवस्था की गई? 4। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखें उससे पहले आपको बता दूं, अब अपना लेसन 7 है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है द लर्नर पॉइंट को, तो आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने चैनल की लिंक मिलेगी, वो लिंक भी आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी सूचना पहले दे दी जाती है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी वहाँ पर डाले जाते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आप यहाँ तक आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न ये है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंबिसार या कुणाल? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य या नागसेन? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य ने। अगला प्रश्न यह है, अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना उत्पादन के लिए, कीमती पत्थर के लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए, कंबल के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबल के लिए। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में नजराना नामक कर था एक प्रकार का, नियमित कर, अनियमित कर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मौर्य काल में नजराना नामक कर था एक प्रकार का, तो अनियमित कर। ये नजराना के संबंध में एक बॉक्स बना रखा है पेज नंबर 70 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नजराना अनियमित रूप से लिया जाने वाला कर था, और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिणी भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए, कीमती पत्थरों के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए या लोहे की खदान के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों के लिए, सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। ये दक्षिण भारत है वो फेमस था। अगला देखिए, किस वंश के शासक प्राय हथियारबंद महिला अंगरक्षिकाओं से घिरे रहते थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या शुंग वंश? तो मौर्य वंश। अगला देखिए, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में असत्य कथन है। यह नगर एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। राजा का महल पत्थर से निर्मित था जिस पर पत्थर की नक्काशी की गई थी। यह नगर चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए घने बसेरों से घिरा था। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शे वाला, असत्य है ये। राजा का महल पत्थर से निर्मित था जिस पर पत्थर की नक्काशी की गई थी। तो महल दोस्तों लकड़ी से निर्मित था, लकड़ी। अगला देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद या 10 साल बाद? तो अशोक है उन्होंने राज्याभिषेक के 8 साल बाद, राज्याभिषेक के 8 साल बाद है वो कलिंग पर आक्रमण किया था।
धम संस्कृत के किस शब्द का प्राकृतिक रूप है? धम संस्कृत के किस रूप का प्राकृतिक रूप है? ध्यान, धर्म, धैर्य या धीरज? तो धर्म का। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि कलिंग किसका प्राचीनतम नाम था? कलिंग किसका प्राचीनतम नाम था? गुजरात का, कर्नाटक का, तटवर्ती उड़ीसा का, तमिलनाडु का? तो कलिंग किसका प्राचीन नाम था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तटवर्ती उड़ीसा का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि रामपुरवा में अशोककालीन स्तंभ प्राप्त हुआ है। रामपुरवा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो रामपुरवा में अशोककालीन स्तंभ प्राप्त हुआ है। रामपुरवा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में किस लिपि से उत्पन्न हुई है? आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में किस लिपि से उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, शंख लिपि या कुटिल लिपि? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में व लिपि में मिले हैं? अरेमाइक व पाली, प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी? ये इधर लिपि है, इधर भाषा है। संस्कृत व नागरी। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिले हैं? इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? प्राकृत व ब्राह्मी, प्राकृत ब्राह्मी। चीन की महान दीवार के निर्माण का कार्य कितने वर्षों में पूर्ण हुआ? चीन की महान दीवार का निर्माण कार्य कितने वर्षों में पूर्ण हुआ? 1000 वर्षों में, 2000 वर्षों में, 4000 वर्षों में या 5000 वर्षों में? तो चीन की महान दीवार का निर्माण कार्य है वो कितने वर्षों में पूरा हुआ? तो 2000 वर्षों में। अगला प्रश्न देखिए, चीन की महान दीवार की लंबाई कितनी है? 6200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या 6800 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6400 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितने वर्षों पूर्व हुई? मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितने वर्षों पूर्व हुई? 2100 वर्ष पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व? तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितने वर्षों पूर्व हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2300 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, वह किस वंश का सेनानायक था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, वह किस वंश का सेनानायक था? गुप्त वंश का, कुषाण वंश का, मौर्य वंश का या शंख वंश का, शक वंश का? तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश का सेनानायक था, ध्यान रखना, शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला देखिए, प्रश्न यह है मेघस्थनीज किसके दरबार में आया? मेघस्थनीज किसके दरबार में आया? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या दशरथ? तो मेघस्थनीज किसके दरबार में आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए 8वां लेसन है हमारा। 8वें लेसन का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? हलवाहो, उनवार, वेलाल या अधिमई? तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेलाल, वेलल्ला, वेलल्ला दोस्तों, वेलाल नहीं, वेलल्ला। अगले देखिए, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर क्या कहलाते थे? दास, कडेसियार, अधिमई, उपरोक्त दोनों या उनवार? तो उपरोक्त दोनों, दास, कडेसियार व अधिमई। ये तमिल भाषा में मतलब लिखा जा रहा है। अगला देखिए, तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था?
तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था? हलवाहो मतलब जो हल चलाते हैं, समझ गए आप। उणवार, वेलल्ला, उझावर या ग्राम भोजक। उणवार। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम प्रधान, ग्राम रक्षक, ग्राम भोजक या गोप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 104 का? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक। फिर देखिए, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? कुलिक, गणपति, गृहपति या जनरक्षक? तो गृहपति। अगला देखिए, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो ये जो सांची का स्तूप है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, बेरीगाजा किसका यूनानी नाम था? उड़ीसा का, विशाखापट्टनम का, भरूच का या मदुरै का? तो भरूच का। अगला देखिए, आहत सिक्कों के संबंध में असत्य कथन है। आहत सिक्कों के संबंध में असत्य कथन है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। यह या तो धातु के चादर को काटकर या धातु की चपटी गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह या ठप्पों के द्वारा बनाए जाते थे। यह सिक्के लोहे से निर्मित होते थे। तो आहत सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? देखिए, द वाला है वो असत्य हो जाएगा। आहत सिक्के हैं ये चांदी या तांबे से निर्मित होते थे, न कि लोहे से। बाकी सारे सत्य हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा किस राजवंश की दूसरी राजधानी बना? मौर्य वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश या पाल वंश? तो कुषाण वंश। अगला देखिए, प्राचीन भारत में मथुरा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या उपयुक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी, संगठन, गण या परिषद? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि अरेका मेडू नामक पत्तन कहाँ स्थित था जहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं? गुजरात, उड़ीसा, पुदुचेरी या कर्नाटक? तो अरिका मेडू नामक पत्तन कहाँ स्थित था जहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं? गुजरात, उड़ीसा, पुदुचेरी या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? ख्रोष्टी, ब्राह्मी, गुप्त या कुटिल? तो प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखिए, रोम साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? रोम साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया या उपयुक्त सभी? तो रोम साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखिए, रोम के किस शासक ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए? इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह होती थी। ये रोम के किस शासक ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए? इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह होती थी। ऑगस्टस, रोमुलस,
एकस मार्सियस या लूसियस टेक्विनियस? तो ऑगस्टस। अगला देखिए, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन कहाँ मिले? एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन कहाँ मिले? भरूच, पुदुचेरी, ताम्रलिप्ति या कावेरी पट्टनम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 116 का? पुदुचेरी से। अगला देखिए, पाठ व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। दोस्तों आप यहाँ तक आए हैं तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। देखिए इसी से मोटिवेशन मिलता है, तो आप ये चीज़ ज़रूर करें। अगला देखिए, निम्न में से किसे रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से जाना जाता था? निम्न में से किसे रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से जाना जाता था? कोयला, ग्रेनाइट, काली मिर्च या लौंग? तो काली मिर्च को। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी भारत किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, काली मिर्च व कीमती पत्थर या उपरोक्त सभी? तो दक्षिणी भारत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इन सभी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न यह है, दक्षिण भारत में किस नदी का मैदान सर्वाधिक उपजाऊ था? दक्षिण भारत में किस नदी का मैदान सर्वाधिक उपजाऊ था? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, मूवेदार शब्द का प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता है जो इसके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। चोर, चेल, पांड्य या चालुक्य? तो चालुक्य। मूवेदार शब्द का प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता है, तो चोर, चेल और पांड्य इनके लिए किया जाता है ये, और चालुक्यों के लिए नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि पुहार या कावेरीपट्टनम किस राजवंश का प्रमुख पतन था? चोल, चेर, चालुक्य या पांड्य? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा चोलों का। अगला देखिए, मदुरै किस राजवंश की राजधानी थी? मदुरै किस राजवंश की राजधानी थी? पांड्य वंश, चालुक्य वंश, चेर वंश, चोल वंश? तो मदुरै किस राजवंश की राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि किस वंश के शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहलाते थे? किस वंश के शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहलाते थे? चालुक्य, सातवाहन, गुप्त या मौर्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन। अगला देखिए, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम क्या था? कुमार देवी, राजराजेश्वरी, गौतमी बलश्री या गौतमी राजेश्वरी? तो गौतमी बलश्री। अगला देखिए, सारनाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, सिल्क रूट पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? गुप्त शासक, कुषाण शासक, मौर्य शासक या चालुक्य शासक? तो कुषाण शासक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? गुप्त शासक, मौर्य शासक, कुषाण शासक या पाल शासक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है,
अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष किसके दरबार में थे? सम्राट अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि 1600 वर्ष पूर्व कौन सा चीनी यात्री भारत आया? इत्सिंग, फाशियन, स्वेन त्सांग या निरियाकश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाशियन, फाशियन, ठीक है। अगला देखिए, फाशियान या फाशियन ने अपने घर चीन लौटने के लिए भारत में कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की? गुजरात, विशाखापट्टनम, उड़ीसा या बंगाल? तो बंगाल से। वराह के रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो वराह के रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एरण, मध्य प्रदेश। अगला देखिए, भक्ति शब्द भज शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजित करना, हिस्सेदारी, उपरोक्त दोनों या प्रार्थना करना? तो भक्ति शब्द भज शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों। फिर देखिए, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ? वेलेटिया, बेथलेहम, अमोर या हिरपा? तो बेथलेहम। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ? बेथलेहम में हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये अन्यत्र में दे रखी है चीज़ कि 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीहा का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि कहाँ के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था? कहाँ के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था? बंगाल, बिहार, केरल या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न देखिए, और पाठ आ गया अपना 10वां, नए साम्राज्य और राज्य। अब अंतिम 2 लेसन रहे हैं। बोलते बोलते थोड़ा दोस्तों गला वैसे हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रस्थान करना, प्रशंसा करना, प्रारंभ करना या साम्राज्य विस्तार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसा करना, जिसमें राजाओं की क्या लिखी हो? प्रशंसा लिखी हो। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने शासकों को हराया था? 7, 8, 9 या 10? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को हराया? समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को हराया? 10, 11, 12 या 13? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा 12 को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन किसके दरबार में थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमार गुप्त? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन है, वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, मदुरै, प्रयाग या उज्जैन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रम संवत नामक नया संवत चलाया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शकों पर, हुणों पर, उज्बेकों पर या चालुक्यों पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक शासकों पर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन शासकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रम संवत नामक नया संवत चलाया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो शकों पर। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 141 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि कुमार देवी किसकी माता का नाम था, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमार देवी किसकी माता का नाम था, तो समुद्रगुप्त। की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया तब किस चालुक्य नरेश ने उन्हें रोका, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या नरसिंह वर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। जब सम्राट हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब किस चालुक्य नरेश ने इन्हें रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि चालुक्यों का राज्य किन नदियों के मध्य में स्थित था, चालुक्यों का राज्य किन नदियों के मध्य स्थित था, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा और तुंगभद्रा। अगला प्रश्न देखिए, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, ऐहोल, कांचीपुरम, पुहार या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांचीपुरम। बी वाला ऑप्शन कांचीपुरम। अगला देखिए, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, मदुरै, ऐहोल, थानेश्वर या उज्जैन। तो चालुक्य है, इनकी राजधानी कौन सी थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐहोल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है रवि कृति किसके दरबारी कवि थे, सम्राट हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रवि कृति किसके दरबारी कवि थे, तो पुलकेशिन द्वितीय के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को अपना साम्राज्य किस से प्राप्त हुआ, पिताजी से, भाई से, चाचा से या दादा से। तो चाचा से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है हरिसेन हर्षवर्धन के दरबार में किन पदों पर आसीन था, महादंडनायक, कुमारा मात्य, संधि विग्रहक या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इन सभी पदों पर आसीन था वो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है दक्षिणी भारत में ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता था, उर, सभा, समिति या विदत। तो सभा। दक्षिण भारत में ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था। फिर देखिए, दक्षिण भारत के जिन इलाकों में ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहाँ कौन सा संगठन था, ग्राम सभा, ग्रामीण, उर या समिति। तो उर। अगला प्रश्न देखिए, नगरम का क्या तात्पर्य था, नगरों का समूह, ब्राह्मणों की सभा, व्यापारियों का संगठन या ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि। तो नगरम का क्या अर्थ था, तो व्यापारियों का एक संगठन। अगला देखिए, अगला प्रश्न यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास ने अपने नाटकों में ब्राह्मणों व शासकों को किस भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, प्राकृत, संस्कृत, अवधी या मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि किस चीनी यात्री का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूते मानते थे। किस चीनी यात्री का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, वेनशांग, इत्सिंग, मेगस्थनीज या फा शियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फा शियन। अब देखिए, अंतिम लेसन आ गया दोस्तों अपना, हमारे अतीत कक्षा 6, इमारतें, चित्र तथा किताबें। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए
प्रश्न ये है कि मेहरौली के लोहे स्तंभ के संबंध में असत्य कथन या सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए, मेहरौली के लोहे स्तंभ के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। यह कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर व वजन 3 टन से अधिक है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसमें चंद्र नाम से एक शासक का जिक्र है जो संभवतः मौर्य वंश के थे। तो इसमें से असत्य कथन है वो पूछा गया है, यहाँ पर सत्य नहीं पूछा गया, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तो जल्दी से आप बताइए। ये असत्य हो जाएगा, डी वाला। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः मौर्य नहीं गुप्त वंश के थे। किसके? गुप्त। ये असत्य है, यहाँ पर असत्य ही पूछा गया है, असत्य। तो मेहरौली के लोहे स्तंभ के संबंध में असत्य कथन, तो डी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मंदिर, विहार, चैत्य या टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मंदिर, विहार, चैत्य या टीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीला। अगला प्रश्न देखिए, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता था। शिखर, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ या मंडप। तो गर्भगृह। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यह है कि पक्की ईंटों तथा पत्थरों से निर्मित भितरगांव का 1500 वर्ष पुराना मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर को किससे बनाया गया। ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से, एक ही पहाड़ी को तराश कर। तो जो एकाश्मिक मंदिर है उनको दोस्तों एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया। महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। अगला देखिए, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम के रचयिता कौन हैं। चोखामेला, सुंदरदास, इगालो या कोवलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इगालो। अगला प्रश्न देखिए, तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की। तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की। अंडाल, अप्पार, सतनार या कोवलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतनार। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यह है, पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्राचीन, पवित्र, प्रारंभिक या धार्मिक। तो पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्राचीन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यह है, पुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, कौशल, महिष्मती या राजगृह। तो पुरु वंश की राजधानी थी, तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। अगला देखिए, संस्कृत रामायण के रचयिता माने जाते हैं। संस्कृत रामायण के रचयिता माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र या महर्षि वशिष्ठ। तो महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि कहाँ के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। ये वाले रोम, मिस्र, भारत या चीन। तो भारत ने। अगला देखिए, चरक संहिता के रचयिता हैं चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत या भास्कराचार्य। तो चरक। अगला देखिए, पुराणों व महाभारत का संकलन किसने किया। पुराणों व महाभारत का संकलन किसने किया। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेदव्यास ने। अगला देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। फिर देखिए, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है।
अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये दोस्तों आपका टेस्ट था हमारे अतीत कक्षा 6 इतिहास। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लें। वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे आपको कंटेंट है वो मिलते रहते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 7 इतिहास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।